नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 5 अहम जानकारियां लेके आया हूं। साइड पे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। सबसे पहली जानकारी होगी दोस्तों, आपके पीपीओ का वो हिस्सा, वो पोर्शन जो आपको समझ में नहीं आता, जो आपको ज्यादातर परेशान करता है, उस हिस्से को आगे मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। आप भी अपना पीपीओ निकाल लीजिए ताकि आपको उस हिस्से के बारे में क्लैरिफिकेशन हो जाए कि आखिर वो हिस्सा क्या मायने रखता है आपका पेंशन में। चलिए, इसके साथ ही साथ अगली जानकारी होगी दोस्तों, कोर्ट केस जीतने के बाद इसको इंप्लीमेंट होने में, इसको लागू होने में क्यों समय लगता है, कब तक इसका फायदा मिल पाता है, इसके बारे में आगे प्रोसेस आपको समझाऊंगा दोस्तों। यह एक अहम मसला है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आगे जानेंगे, सावधान रहिएगा, जमीन घोटाले में इकट्ठा कई सारे पूर्व सैनिक जो है विक्टिम बन गए हैं, करोड़ों की ठगी हो गई है, इसलिए आपको सावधान होना जरूरी है दोस्तों। बेहद अहम और महत्वपूर्ण जानकारी है, सावधानी ही बचाव होता है। चलिए, इसके साथ ही साथ अगली जानकारी होगी, 1996 से लेकर अब तक का डीए का आंकड़ा स्पर्श के अंदर है। जी हां, स्पर्श के अंदर आया हुआ है डीए का आंकड़ा, वो आगे आपको समझाऊंगा दोस्तों। जी हां, क्या आपको समय समय पर सही डीए मिला, वो भी चीजें आपको आगे स्पर्श के अंदर से दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, डीएससी में भर्ती खुली है, उसके बारे में भी जानेंगे कि डीएससी भर्ती के लिए आपको कहां जाना है, कितने समय में रिपोर्ट करना है और कब से लेकर कब तक यह भर्ती है, किन के लिए लागू है, वो भी आगे जानेंगे दोस्तों। तो चलिए, इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सैनिक पाठशाला के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल के मेंबर नहीं है। तो ऐसे में अगर आप भी बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देख रहे हैं तो फटाफट से इस वीडियो को पहले पॉज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे वीडियोस देखना जारी रखें दोस्तों। क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन ही ना मिले। और चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। आप चाहे तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल ज्वाइन करेंगे और मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। फिर व्हाट्सएप के जरिए आप मैसेज के थ्रू से मेरे साथ अपने पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं साझा कर सकते हैं। और वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और वीडियोज को हाइप करना भी ना भूलें। चलिए, अब सबसे पहली जानकारी दोस्तों, आपको आपके पीपीओ का सबसे परेशान करने वाला और समझ न आने वाला हिस्सा समझिए आसानी से। जी हां, चलिए आपको पीपीओ का वो वाला हिस्सा समझाता हूं जिसको लेकर के ज्यादातर पेंशनर, खास करके पुराने पेंशनर परेशान रहते हैं। तो मैंने यहां पर एक स्पर्श का पीपीओ लिया है जो कि एक ओरिजिनम पीपीओ है। इस पीपीओ में मैं आपको समझाऊंगा। मैंने एक नायक रैंक के पेंशनर का पीपीओ लिया है, तो इसमें मैं समझाऊंगा कि आखिर कौन सा वाला हिस्सा है, कौन सा वाला पोर्शन है जिसको लेकर के आप भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। जी हां, सबसे पहले तो ये देखिए पे डिटेल्स। ये जो पे डिटेल्स है, यहां पर पे लेवल एनए है, बाकी चीजें 000 है। अगर आपके पीपीओ में भी ऐसा है तो आप परेशान ना हो। ये जो पेंशनर हैं ये रिटायरी हैं 1991 के। देखिए 1991 के रिटायरी हैं और ये पे डिटेल्स का मतलब होता है उनका रिटायरमेंट के समय में कितना पेमेंट था सर्विस के दौरान का। यानी कि ये 31 जुलाई 1991 में रिटायर हुए हैं, तो जुलाई 1991 के महीने में उनका बेसिक कितना था, पे लेवल क्या था, क्लास पे क्या था, पे मैट्रिक्स क्या था, एक्स ग्रुप के हैं तो एक्स ग्रुप का पे कितना था, वो सारी चीजें पे डिटेल्स में लिखा जाता है दोस्तों। और अमूमन 31 दिसंबर 2015 से पहले वाले जितने भी रिटायरीज हैं उनके पीपीओ में ये या तो होता ही नहीं है पोर्शन, या तो फिर ये खाली रहता है। जी हां, इसलिए आप अगर 31 दिसंबर 2015 से पहले के रिटायरी हैं तो आपके पीपीओ में या तो यह है नहीं, या तो इसी तरीके से 00 लिखा हुआ है। तो ये आपका आखिरी महीने का रिटायरमेंट के समय का बेसिक या क्लास पे या मिलिट्री सर्विस पे जो भी चीजें आपको लागू थी उसका डिटेल्स है दोस्तों। तो इसको लेकर के आपका वर्तमान का पेंशन में उसके साथ कोई भी लिंक नहीं है, इसको देखकर आप परेशान ना हो। अब अगला उससे भी महत्वपूर्ण है ये वाला हिस्सा, नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016। ये कॉलम लगभग हर पेंशनर के पीपीओ में है। जो भी पेंशनर 31 दिसंबर 2015 या उससे पहले के रिटायरी हैं उनमें से हर पेंशनर के पीपीओ में ये कॉलम है। इसके बाद वालों में नहीं है लेकिन उससे पहले वालों में है। और इसका मतलब क्या बनता है, नोशनल पे डिटेल्स
एज ऑन 1 जनवरी 2016 का मतलब क्या बनता है कि 1 जनवरी 2016 के डेट में आपका काल्पनिक पे डिटेल्स, नोशनल शब्द का अर्थ होता है काल्पनिक, तो आपका काल्पनिक पे डिटेल्स कहने का मतलब है कि 7वां पे कमीशन रिवाइज करते समय आपका पे डिटेल्स को समझाया गया है। अब ये तो 1991 के रिटायरी थे, 1991 को रिटायर हो गए, तो इनका पीपीओ में ये मिलिट्री सर्विस पे 5200, क्लास पे 300, पे इन पे मैट्रिक्स 25,500, ये क्या कर रहा है? यही सवाल आपके भी मन में होता है। कुछ पेंशनर सोचते हैं कि मेरे यहां तो 100 लिखा हुआ है, सर मुझे तो 300 मिलना चाहिए था, 100 मिल रहा है। सर मेरे पीपीओ में 5200 रुपए मिलिट्री सर्विस पे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे मिलता नहीं है। सर मेरा तो बेसिक 25,500 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे तो उतना मिलता नहीं है। लेकिन आपके जहन में एक चीज क्लियर होना चाहिए, आखिर ये है क्या, ये यहां क्यों आया है? दोस्तों ये केवल और केवल आपको 7वें पे कमीशन का रिवीजन समझाने के लिए है। जी हां, अगर आप 1 जनवरी 2016 के डेट में सर्विस में होते, रिटायर्ड की बात नहीं हो रही है यहां, अगर आप 1 जनवरी 2016 के डेट में सर्विस में होते तो आपका पे लेवल ये होता, आपका मिलिट्री सर्विस पे ये होता, आपका क्लासिफिकेशन पे या क्लासिफिकेशन अलाउंस ये होता, आपका पे इन पे मैट्रिक्स ये होता। एक्स ग्रुप के होते हैं तो एक्स ग्रुप वालों का यहां पे ये ग्रुप पे भी लिखा रहता है, और लास्ट रिकॉनेबल एमोलुमेंट्स ये होता। लास्ट रिकॉनेबल एमोलुमेंट्स इनको जोड़ के बनता है, इनको जोड़ के बनता है, क्लास पे एमएसपी और बेसिक को जोड़ के ही बनता है। तो कहने का मतलब यह होता है 7वां पे कमीशन का रिवीजन आपको समझाया गया है। हां, एक कंडीशन पर यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, एक कंडीशन पर, और वो कंडीशन है अगर आपका ये लास्ट इमोलुमेंट्स ड्रॉन, आपको जितना पेंशन मिल रहा है उसका अगर डबल से ज्यादा है, अगर मान लीजिए आपको पेंशन मिल रहा है 15,000, तो 15,000 का डबल हो जाएगा 30,000, 30,000 हो जाएगा, तो 30,000 से ये ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में इन पेंशनर को फायदा होगा। लेकिन आपको मिल रहा है पेंशन 18,000 या 20,000 या 25,000, जो भी मिल रहा है, बेसिक पेंशन की बात हो रही है, और उसका आपका पेंशन का डबल करने से जितना अमाउंट होता है उससे अगर ये अमाउंट कम है, तो आपका पेंशन में इस पीपीओ के इस पोर्शन से कोई फायदा नहीं है। ये केवल आपको जानकारी के लिए है, ये डिटेल्स केवल आपको जानकारी के लिए है, क्योंकि ना क्लास पे आपका पेंशन में मिलता है, ना मिलिट्री सर्विस पे आपको पेंशन में मिलता है, आपको केवल बेसिक पेंशन मिलता है, उसके ऊपर डीआर का अमाउंट मिलता है। हाँ, किसी को डिसेबिलिटी मिलता है, किसी को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, वो अलग चीजें हैं। साथ में अगर कम्यूटेशन कट रहा है तो कम्यूटेशन माइनस होता है, वो पैसा आपको मिलता है। क्लास पे एमएसपी कुछ नहीं मिलता है। ये आपका 7वां पे कमीशन का रिवीजन समझाने का कॉलम है, केवल और केवल। समझ गए होंगे अभी आपका पीपीओ का ये पोर्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे की जानकारी है कोर्ट केस के बाद कैसे लागू होता है आदेश, क्यों लगता है समय, कहां से मिलता है अप्रूवल। जी हां दोस्तों, यह देखा गया है बहुत सारे पेंशनर्स कोर्ट केस करते हैं, केस जीत जाते हैं, चाहे डिसेबिलिटी का केस हो, एमएससीपी का केस हो, और भी कुछ केस हो। केस जीतने के बावजूद भी उनको भुगतान नहीं होता है, 1 साल 1.5 साल निकल गया, नहीं भुगतान होता है। तो ऐसे में प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही कोर्ट का जजमेंट आता है, वो जजमेंट रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचता है, रिकॉर्ड ऑफिस से नोटिंग सीट में वो जजमेंट आर्मी हेडक्वार्टर जाता है, आर्मी हेडक्वार्टर उस जजमेंट को प्रोसेस करके भारत सरकार का अप्रूवल लेती है। उस अप्रूवल के साथ जब आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से या एयर हेडक्वार्टर या नेवल हेडक्वार्टर की तरफ से जब कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए में भेजा जाता है, तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस दोबारा से पीपीओ बनाने का कार्रवाई शुरू करती है। पीपीओ आगे जाके बनता है, तब जाके भुगतान होता है। इसको लेकर के एक लेटर जारी हुआ है, जिसको दिखा के आपको समझाना चाहूंगा। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये सामने आप आर्मी हेडक्वार्टर का एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पर्सनल सर्विसेज का लेटर देख पा रहे हैं, 31 जुलाई 2026 का लेटर, जो कि माननीय कोर्ट से जब डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के पेंशनर के फेवर में आदेश आया, उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर में जब केस पहुंचा तो उसका फाइनल अप्रूवल जारी करते हुए ये लेटर दिया गया है। जी हाँ, और ये लेटर आप देख पा रहे हैं पीसीडीए प्रयागराज को एड्रेस किया गया है। यानी कि जो भी पेंशनर थे जिनको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा था, उन्होंने कोर्ट केस किया, केस जीत गए,
उसके बाद उनका केस आर्मी हेडक्वार्टर को प्रोसेस किया गया। जी हाँ, केवल कोर्ट में केस जीतना ही पर्याप्त नहीं है, उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस भी उस केस को नोटिंग सीट के साथ आर्मी हेडक्वार्टर में प्रोसेस करता है। फिर आर्मी हेडक्वार्टर से इस तरीके का अप्रूवल आता है जो आप सामने देख पा रहे हैं। अब इस अप्रूवल में देखिए 2006 का 1 सितंबर 2006 का एक पावर डेलीगेशन वाला भारत सरकार का आदेश का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। उस आदेश के रेफरेंस में एडजुटेंट जनरल हैज अकॉर्डेड सैंक्शन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इविड ऑर्डर फॉर ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट टू नंबर सो एंड सो नायक प्रमोद कुमार सिंह 30% which would stand rounded off to 50% for life from the day of next date of his discharge, that is 1 अप्रैल 2020. Arrears will carry interest 8% per annum as per order of the honorable tribunal. यानी कि दोस्तों ये अप्रूवल दे दिया गया है कि माननीय कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने जो आदेश दिया है उस आदेश के हिसाब से डिसेबिलिटी एलिमेंट को पीसीडीए भुगतान करे और साथ ही साथ एरियर के ऊपर 8% ब्याज भी दे, क्योंकि माननीय कोर्ट का ऐसा आदेश है। तो इस तरीके से अप्रूवल जाता है पीसीडीए को, लेकिन बावजूद इसके पीसीडीए सीधे सीधे इस ऑर्डर के बेस पर, इस अप्रूवल के बेस पर पीपीओ नहीं निकाल सकता। इसके बाद फिर से रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा एलपीसी कम डाटा शीट प्रोसेस किया जाता है दोस्तों। उसके बाद ही जाकर के पेंशनर का डिसेबिलिटी एलिमेंट वाला पीपीओ निकलता है, फिर उसके बाद भुगतान होता है। अब रिकॉर्ड ऑफिस को भी इस लेटर का देखिए लीगल सेल द्वारा इस लेटर का कॉपी भेज दिया गया है, जो कि उनका रिकॉर्ड ऑफिस द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रिकॉर्ड था। तो रिकॉर्ड ऑफिस को ये देखिए पूरा अप्रूवल का वही 31 जुलाई वाला लेटर भेजा गया। टू यहाँ पर लिखा गया यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर इशू ऑफ कोरिजेंडम पीपीओ। अब नया पीपीओ निकालने के लिए अब रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से कार्रवाई किया जाएगा और कार्रवाई होगा एलपीसी कम डाटा शीट का प्रोसेस करना, और उसी एलपीसी कम डाटा शीट के बेस पर ही आगे पीओआर और पीसीडीए में ऑडिट होने के बाद नया पीपीओ निकलेगा डिसेबिलिटी एलिमेंट जारी करके। तो ये है प्रोसेस दोस्तों। जी हाँ, इसीलिए समय लगता है, आदेश जारी होते ही इंप्लीमेंट नहीं होता है। हाँ, किसी का बहुत ज्यादा समय हो गया, 1 साल 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया, अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो आपका जजमेंट का कॉपी का अटैचमेंट के तौर पे लगा के सी पेन ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें कि मेरा फलाना केस नंबर इतने तारीख को जजमेंट आया, मेरा आर्मी नंबर या सर्विस नंबर ये है, पीपीओ नंबर ये है, अभी तक इस जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, कृपया जल्दी कीजिए। इतना लिख करके आप सी पेन ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो ये रहा कोर्ट केस का इंप्लीमेंटेशन का तरीका। अगला जानकारी दोस्तों, सावधान, जमीन के नाम पर पूर्व सैनिकों के पूरे ग्रुप को लगा दिया करोड़ों का चूना। जी हां, करोड़ों का चूना लगा दिया गया है। बेहद महत्वपूर्ण खबर है, चलिए एक रिपोर्ट आई है उसको देखते हैं। तो जैसे आप यहां देख पा रहे हैं दोस्तों, 20 अगस्त की ये खबर है, ये देखिए 69 पूर्व सैनिक, करोड़ों रुपए और फर्जी रजिस्ट्री। बेहटा के इस जमीन कांड में मचा हड़कंप। आप देखिए पटना से यह खबर आई, पटना के बेहटा में 69 पूर्व सैनिकों से जमीन के नाम पर करोड़ों रुपए की कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लिमिटेड पर पूर्व सैनिकों को जमीन देने का भरोसा देकर कथित तौर पर दूसरी जमीन दिखाने और फर्जी रजिस्ट्री करवाने का आरोप लगा है। मामले में संस्था के अध्यक्ष रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश राणा और उनके पार्टनर ऑनरेरी कैप्टन अर्जुन कुमार सिंह को आरोपी बनाया गया है। जी हां, देखिए यहां आरोपी भी पूर्व सैनिकी हैं। देखिए आप यहां पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है और एक ऑनरेरी कैप्टन साहब हैं। ये देखिए इन्होंने चूना लगा दिया 69 पूर्व सैनिकों को और बकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन, सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लिमिटेड, ऐसा एक संस्था खोल लिया और उसके नाम पर लोगों को जमीन दिलाने के काम करने के चक्कर में 69 पूर्व सैनिकों को चूना लगा दिया और उनके करोड़ों रुपए जो है ठगी कर दिए। यानी कि दोस्तों ऐसी चीजों में आपको भी सावधान होने की जरूरत है। अब यह खबर आपको क्या सिखाती है कि कहीं भी आप अगर जमीन वगैरह खरीदना चाहें तो ठीक है, आप अगर किसी विश्वसनीय स्रोत के, किसी विश्वसनीय लिंक के सहारे से आप जा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जिनको आप नहीं जानते हैं, जो अपने आप को रजिस्टर्ड संस्था के नाम पर आपको बताते हैं कि जमीन दिला देंगे, तो उनके साथ इस तरीके की ठगी हो सकती है। और इस मामले में जो है एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और प्राथमिक जो जांच हुई है उसमें जो दोषी, दोनों जो अधिकारी हैं वो भी दोषी पाए गए हैं। तो ऐसे में आपको चौकन्ना रहना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पूर्व सैनिक जब भी पेंशन आते हैं उस समय में पेंशनर के पास पैसे होते हैं, शुरू में कम्यूटेशन का, ग्रेच्युटी का पैसा वगैरह होता है,
और ज्यादातर लोग जमीन में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों की ये फितरत, ये सोच होती है। तो ऐसे में अच्छी सोच है, खराब नहीं है, लेकिन आप जमीन लेते टाइम इस तरीके का जो है जालसाजी का जो है शिकार ना बने। सावधान रहें, सावधान रह करके आगे बढ़ें। तो ये एक बहुत ही अहम जानकारी है जो कि पूर्व सैनिकों के साथ अमूमन ठगी होती है, तो उस ठगी से आपको बच के रहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और दोस्तों अगली जानकारी है 1996 से लेकर अब तक का पूरा डीए का आंकड़े जारी कर दिए हैं स्पर्श ने। 50% डीए मर्ज का भी दिया डिटेल्स। जी हां दोस्तों, क्या आपने स्पर्श पोर्टल को थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखा है? आज मैं आपको स्पर्श के अंदर 1996 से लेकर के अभी तक का पूरा डीआर का आंकड़ा आपको दिखा दूंगा। जी हां, साथ ही साथ जो 50% मर्ज हुआ था वो भी आगे आपको उसी में दिखा दूंगा। चलिए डिटेल्स देखते हैं स्पर्श का वेबसाइट के अंदर। तो हम गूगल से स्पर्श का वेबसाइट में चल रहे हैं। ये रहा स्पर्श का वेबसाइट खुल रहा है। तो ये हमारा स्पर्श का ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे आप देख पा रहे हैं। यहां पर एक अलर्ट मैसेज आता है, आपको माइग्रेशन का स्टेटस वगैरह चेक करना है तो यहां क्लिक करना है। हमने इसको ओके करके हम आगे बढ़े। जिस तरीके से आप लॉगिन के लिए आगे बढ़ते हैं सेम वही पेज है। अब देखिए यहां पर, आप देखिए यहां पर आपको मैं दिखाता हूं ऑर्डर एंड इंफॉर्मेशन वाला ये जो कॉलम है, इसको आप छुएंगे तो यहां पर आपको डियरनेस रिलीफ दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। ये देखिए अब यहां पर अभी तक के जो डियरनेस रिलीफ का डिटेल्स है वो आपको दिखाई देगा। वैसे पीसीडीए बहुत पीछे चल रहा है, सोया हुआ है, क्योंकि अभी वाला जो डियरनेस रिलीफ है ये 17% में अटका हुआ है। लेकिन पुराना वाला जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2006 तक, ये देखिए कब कब कितना डियरनेस रिलीफ था उसका पूरा ब्यौरा आपको यहां दिखाई देगा। देखिए शुरू की बात करें 1 जुलाई 1996 में और 31 दिसंबर 1996 तक 4% था। फिर उसी हिसाब से कौन सा पीरियड में कितना परसेंट डीआर था, ये देखिए कितना रेट आपको डीआर मिला, ये पूरा ब्यौरा है। और यहां पर डीआर जब मर्ज हो गया था तो उसका भी ब्यौरा आपको मैं दिखाता हूं। ये जो आप देख पा रहे हैं डीआर, ये देखिए 2004 में जनवरी 2004 से लेकर 31 मार्च 2004 तक डीए का परसेंटेज 61% था डीआर का। उसको 50% को मर्ज कर दिया गया, 50% को मर्ज कर दिया गया। 50% को मर्ज करने के बाद दोस्तों 11% रह गया और अप्रैल 2004 से उसी 11% के हिसाब से आगे फिर बढ़ता गया डीए। और ये देखिए 2007 के दिसंबर होते होते 41% डीए पहुंच गया था। तो ये रहा 1996 से लेकर जो डीए की बढ़ोतरी हुई। अब चलिए आगे इसी में है, इसी में अगला ये देखिए ये वाला 2006 से लेकर 2016 तक का, ये रहा 2006 से 2016 तक का। ये देखिए छठा पे कमीशन लागू होने के बाद का रेट है ये देखिए पूरा कब कब कितना परसेंटेज था। ये देखिए स्पर्श के अंदर ही ये सारी फैसिलिटीज हैं। कई बारी पेंशनर्स मुझे पूछते रहते हैं, उनको जब पुराना पैसों का हिसाब किताब करना होता है, एरियर का जब कैलकुलेशन करना होता है तो डीएडीआर के परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। तो ये परसेंटेज सारा आपको स्पर्श के अंदर ही मिलेगा दोस्तों। ये सुविधाएं हैं स्पर्श में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगली आखिरी जानकारी, डीएससी में भर्ती खुली है, कीजिए तैयारी अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो। जी हाँ, डीएससी में एक कोर की भर्ती खुली है। चलिए लेटर देखते हैं सीधे सीधे। दोस्तों ये सामने आप 19 अगस्त 2026 का एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि डीएससी में भर्ती को लेकर निकला हुआ लेटर है, रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है। अब इस रिकॉर्ड ऑफिस के लेटर में आप देख पा रहे हैं स्क्रीनिंग फॉर री एनरोलमेंट इनटू डीएससी फॉर द रिक्रूटिंग ईयर 2026-27। यहाँ लिखा हुआ है इट इज इंटीमेटेड दैट फॉलोइंग टेस्ट फॉर री एनरोलमेंट इनटू डीएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिपाही जीडी एंड सिपाही क्लर्क फॉर एक्स सर्विसमैन ऑफ बिहार रेजिमेंट इज शेड्यूल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 27 अगस्त 2026 टू 12 सितंबर 2026। यानी कि बिहार रेजिमेंटल सेंटर में ये भर्ती होने जा रही है। और क्या क्या टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और कॉम्बाइंड फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों। और 27 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक एक्सक्लूडिंग संडे और हॉलीडे जो है मेडिकल टेस्ट होंगे। उसके आगे फिर 12 सितंबर 2026 को कॉम्बाइंड फिजिकल टेस्ट होगा। और ये बिहार रेजिमेंट के जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए है। तो आप भी बिहार रेजिमेंट के अगर रिटायरी हैं तो आप भी अपने रेजिमेंटल सेंटर में रिपोर्ट कर सकते हैं। 27 अगस्त से डीएससी की भर्ती है और सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 तक जो है एंट्री टाइम रहेगा रेजिमेंटल सेंटर में, पीटी ग्राउंड का एंट्री टाइम। फिर कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर नो कैंडिडेट, यानी कि 5:15 सुबह 5:15 के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा।
और साथ में आपने क्या लेके जाना है, आपका डिस्चार्ज बुक का ओरिजिनल कॉपी और साथ में 10 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये लेकर के आपने रिपोर्ट करना है। अगर आप भी बिहार रेजिमेंट के हैं और डीएससी में भर्ती होना चाहते हैं, सिपाही जीडी और सिपाही क्लर्क के लिए, तो आप ये भर्ती देख सकते हैं दोस्तों। तो आप सबने देखा बिहार रेजिमेंटल सेंटर में ये भर्ती है और बिहार रेजिमेंट के जो पूर्व सैनिक जो रिटायर्ड हैं, रिसेंटली जो रिटायर हुए हैं, वो अगर नौकरी की तलाश में है तो डीएससी की भर्ती जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।